हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह जी। संबित जी, अखिलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से राहुल गांधी के आज कुछ बयानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही। पहली बार उन्होंने इमरजेंसी को गलत कहा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि आज भी वैसे ही हालात हैं, बल्कि आज तो कुछ और खराब, कुछ और बुरा हो रहा है। सारे संस्थानों पर देश की आरएसएस कब्जा करती जा रही है। आरएसएस की बात करते हुए थोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान के इस्लामी जिहादी संगठनों के साथ की। कहा कि जैसे वहां के मदरसों में बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसा ही आरएसएस के स्कूलों में किया जाता है। इसको लेकर के बड़ा हंगामा है, दोनों तरफ से बयानबाजियां चल रही हैं। लेकिन अगर पहले अब इमरजेंसी वाली बात पर एक रिएक्शन अखिलेश जी आपसे लेना चाहें। इमरजेंसी को गलत कहना, लेकिन आज के हालात को इमरजेंसी से भी खराब और बदतर कहना, आखिर क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी के आने के बाद इमरजेंसी जैसे हालातों का जिक्र किया है। आप जरा याद करें, 2015 जून में आडवाणी जी ने इसकी शंका जाहिर कर दी थी, याद है आपको? मोदी जी की सरकार आने के बाद बीजेपी के वरिष्ठतम नेता जो अभी तत्काल में भी मंडल में भेज दिए गए, कौन संचालक मंडल में, उन्होंने खुद कहा था कि इमरजेंसी जैसे हालात हमें दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। ये कहा था सिन्हा जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, हैं अभी भी, उन्होंने खुद कहा था कि ये इंडियन इमरजेंसी के जैसे हालात हो गए हैं, इमरजेंसी से बदतर हालात हैं। सिचुएशन क्रिएटेड बाय मोदी गवर्नमेंट वर्स देन इमरजेंसी, यशवंत सिन्हा, ये उन्होंने कहा था। नेताओं की तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे तोहमतें लगाई थी, सिटिंग जज ने। उसके बाद एक दो जज ने और लगाई। तमाम एक्स सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों ने ये बात कही। कुछ जजों ने लेटर भी लिखा इसके बारे में कि इमरजेंसी जैसा माहौल है, कहीं पे किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है जी। इतना ही नहीं, पत्रकारों, साहित्यकारों, कलाकारों, लेखकों आदि तमाम लोगों ने पत्र भी लिखा, 40 लोगों ने, और उस पत्र लिख देने मात्र से उन पर मुकदमे हो गए थे, आपको याद ही होगा। तो राहुल गांधी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी या कुछ भी कोई असहमत है जी, या निंदा कर दे रहा है, तो उसके साथ कैसा सलूक या व्यवहार, भाषा से और आचरण से बीजेपी के लोग, सत्ता में बैठे लोग और सरकारी मशीनरियां करती हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता तो है नहीं। वो आप लोग खुद देख रहे हैं, बताना होगा तभी गिना दूंगा। ठीक है अखिलेश जी, यानी मोदी राज में बोलने की आज़ादी नहीं है और जो भी मोदी सरकार की आइडियोलॉजी से, उनकी नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता, उसे दबाया जाता है, उसका दमन किया जाता है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। संबित पात्रा जवाब दें। देखिए सौरभ भाई, ऐसा है कि इमरजेंसी लगा था 70 के दशक में, 75-76 में, तो बहुत सारी विस्मृतियां हो गई होंगी, लोग भूल गए होंगे। मैं 10 सेकंड में जरा आपको याद दिला दूं कि इमरजेंसी के समय क्या हालात थे। इमरजेंसी इसलिए लगाया गया था क्योंकि हाई कोर्ट ने, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव गैर कानूनी तरीके से जीता था, इसलिए उनको उनके पद से हटाया जाए, नंबर 1। तो कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी को लगा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया को बचाना है तो इंदिरा गांधी ही पीएम रहनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत के संविधान को ताक में रख के इमरजेंसी लगाया गया। 1,25,000 लोगों को, घर जो बैठे हुए थे उनको बिना कारण बताओ नोटिस दिए, बिना कोई एफआईआर दर्ज किए, डिटेंशन का कॉज बताए, उन्हें जेल में रखा गया। 2-2 वर्षों तक लोग जेल में रहे। सारे ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी जी, जेटली जी, मोदी जी, इन सभी लोगों को पकड़ा गया था। मोदी जी तो इस
प्रकार से वेश बदल के घूम रहे थे वो आप सब जानते ही हैं। बाकी लोग सारे जेल के अंदर थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मीडिया, आप खुद मीडिया के हैं, उस समय तमाम अखबारों के इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया था ताकि कोई अखबार इंदिरा जी के खिलाफ कुछ छाप न सके। उसको ये आज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप बताइए ये क्या चाहते हैं? सुबह टीवी 6 बजे ऑन करिएगा तो कोई कांग्रेस का नेता मोदी जी को गाली दे रहा होगा। यही राहुल गांधी कहते थे मोदी तो चोर है। ये राहुल गांधी, आप याद करिए, वो जरा बाइट निकालिएगा, मोदी को डंडे पड़ेंगे, बाहर निकल के लोग मारेंगे, अभी 6 महीने के अंदर मोदी को मार देंगे। और मोदी जी ने क्या कहा? हाथ जोड़ के कहा, भैया मुझे तो डंडे पड़ने वाले हैं, मैं तो अपना सूर्य नमस्कार बढ़ा दूंगा। और उसके बाद उनके एक नेता कहते थे मोदी को बोटी बोटी काट देना है। किसी ने मोदी जी को कॉकरोच कहा, किसी ने यमराज कहा, ये कांग्रेस के नेता। और क्या करना चाहते हैं बताइए? और कितनी इनको अभिव्यक्ति चाहिए? फिर इनके भाई कह रहे थे भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इन्हीं के राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कह रहे। मतलब क्या अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए अखिलेश जी? मतलब क्या करना चाहते हैं? चाकू वाकू ला के हमको रोज मारिएगा ना, क्या करिएगा? आपको कैसी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए? दूसरी बात ये कह रहे थे, ये 4 जज निकल कर आए थे हमारे खिलाफ बोलने के। जी हाँ। खैर जजों ने तो अपने आंतरिक विषय पे किया था, सरकार पे अटैक नहीं किया था। याद करिए, इन्हीं में से एक जज ने जब वो चीफ जस्टिस थे और राम मंदिर पे जब उनका जजमेंट आया था खंडपीठ का, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाने की कोशिश की थी। उस समय यही जज को, इसी जज के खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, ये बिका हुआ जज है, ये तो बीजेपी का जज है। कमाल की बात है। आप अभी कह रहे थे कि ये जज सब जो है ये निकलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, बाद में इन्हीं को आप बिका हुआ कह रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, उनसे ना हो पाएगा। वो सारी जगह ठिकरा फोड़ेंगे जी, वो कहेंगे ईवीएम खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, चलिए ठीक है, खराब है, आप दोनों के ओपनिंग रिमार्क्स हो गए। मैं गांधी भी गलती कर रही थी, सबके माथे पर ठिकरा फोड़ेंगे। मैं आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में दोनों में से किसी को नहीं टोकना चाह रहा था, आपने अपनी बात कह ली, कम से कम एक भूमिका हमारे सामने आ गई है। अब अखिलेश जी, अब आप वरिष्ठ नेता, आपकी अपनी इमरजेंसी कुछ ज्यादा होंगी। मैं तब इतना बड़ा नहीं था कि मैंने वो सब चीजें अखबारों में पढ़ी हो या देखी हो, लेकिन सुना है और बाद में पढ़ा किताबों में। लेकिन जो अभी बात कर रहे हैं संबित पात्रा, क्या उन हालात की किसी भी कालखंड के साथ, किसी भी सरकार के किसी भी कृत्य के साथ की जा सकती है जो इमरजेंसी में हुआ था? वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है, दोनों में फर्क इतना है। और देखिए, अभी मैंने गिनाया कि बीजेपी के किन किन नेताओं ने और देश के किन किन लोगों ने इस इमरजेंसी की भावी संभावनाओं पे अपने अभिव्यक्ति की थी, उस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। और इन्होंने उस इमरजेंसी का जिक्र किया। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं उस इमरजेंसी के, इन लोगों के जो सर्वप्रथम परम पूज्य होते हैं, आरएसएस के सर संचालक उस समय भाऊराव देवरस जी ने इंदिरा जी को इस इमरजेंसी की तारीफें कसीदे पढ़ते हुए पत्र लिखे थे 4 पन्ने के। उसका जवाब नहीं आया तो उन्होंने संजय गांधी जी को भी पत्र लिखे थे उसी इमरजेंसी की तारीफ करते हुए। हम उन नेपथ्य की चीजों में नहीं जाना चाहते, हम आज के वर्तमान हालात पे बात करना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कोई पत्रकार आज के तारीख में कुछ भी लिख दे जो सत्य है और वो क्या उसमें मुकदमे नहीं हो रहे? अरे भाई, प्रोग्राम चलाने वालों के सैटेलाइटें डिस्टर्ब कर दी जाती हैं। पत्रकारों को नौकरियों से, मुख्य धारा के पत्रकार मैक्सिमम नौकरियों से बाहर हैं, हटा दिए गए हैं। उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नकेल है। वो जो कुछ यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर पाबंदियां हैं। एक वर्ड अगर आपने लिख दिया, हजारों पत्रकारों पे देश में बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। मुकदमे क्या? क्योंकि आप मीडिया पे बात कर रहे हैं, मैं इतनी बात कहूंगा केवल, इनके तरफ से बोलने वालों की और आपकी तरफ से बोलने वालों की, दोनों की कमी नहीं है देश में। जितने इनकी तरफ से बोलते हैं उतने आपकी तरफ से ही बोलने वाले हैं। कहूंगा, आप खुद भी बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए जी, ये जो सरकार है आज की, ये एनडीए 2 है कि बीजेपी 2 है कि मोदी 2 है? ये बताइए आप। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर। नहीं, हाँ, तो जरा 2-4 बार 10 दिन कभी ये बोल दीजिए कि ये मोदी 2 नहीं, ये एनडीए 2 है या बीजेपी 2 है, फिर आप अपना हाथ से देख लीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई एतराज है आपको संबित पात्रा? 10 दिन बोलिएगा ना, नहीं, अभी एक लाइन नहीं। अरे मैं थोड़े दिनों बोलिए आप। देखिए, मैं आपका आशा नहीं समझ पा रहा हूँ। छुपी नहीं है। सुनिए जनाब, मेरा आशा ये है कि निंदा और आलोचना और सत्य को उजागर करना ये विपक्ष का और मीडिया का धर्म है। बिल्कुल है। लेकिन जो अपने इस संवैधानिक धर्म का
अनुसरण करता है और निभाता है, उसके साथ कितने लोगों पे क्या क्या हश्र किया जाता है बीजेपी के द्वारा। मैं यूपी का कहिए तो गिनाना शुरू करूं, कितने सवाल अखिलेश जी देखिए, सवाल ये नहीं है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा, कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा, कम से कम मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी सरकार में कभी कोई जाति नहीं हुई। मैं ये भी नहीं कहता कि देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं वो बिल्कुल कानून के क से चलती हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करती, कभी किसी के कहने पे नहीं करती। ये आपके जमाने में नहीं हुआ, ना इनके जमाने में हो रहा है। सबको हर पॉलिटिकल मास्टर अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, ये भी करते हैं। लेकिन बात बुनियादी सवाल है, ये जनरलाइज मत करिए। नहीं, बिल्कुल करूंगा सर, मैं बिल्कुल करूंगा। वो केज पैरेट कौन था? केज पैरेट कौन था? अरे जनाब, अरे सुन लीजिए, जहां सरकार गिरने उठने की बारी आती है तुरंत पहुंचती है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी। अरे सर, मैंने इसी प्रोग्राम में बोला है, अभी आगे यही बात हम करते भी। आप बोल रहे, अरे ये बात हम आगे करते भी। मैं बोल लूं, आप पूछ, मैं बोलता हूं, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो शरद पवार को नोटिस भेजते हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस भेजेंगे, राजस्थान में गहलोत को नोटिस भेजेंगे सरकार गिराने के लिए। इसी प्रोग्राम में डंके की चोट पे बोला, इनके सामने बोला, अब भी बोलता हूं। आप 4 जजों की बात कर रहे थे, आप ये नहीं बता पाए कि उसमें से एक जज इनकी पार्टी में शामिल हो गए। इसको अच्छी बात नहीं मानता, मैं गलत मानता हूं, ये भी बोल रहा हूं इनके सामने। लेकिन इन सब बातों से इमरजेंसी के पाप कम नहीं हो जाते सर, इतनी सी बात है। बताता हूं, इमरजेंसी के पाप थोड़े धुल जाएंगे। कम से कम हम कांग्रेसी लोग पिछले लगभग 2 दशकों से उसे गलत मानते हैं। बीजेपी या मोदी जी ने तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और ऐसी कृत्य किए हैं जिस पे पूरा देश शर्मसार है और मानता है कि गलत है। आप भी मानते हैं, लेकिन क्या कभी उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं या कभी ये मानते हैं कि हाँ अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, अपनी कमियों को स्वीकार करने वाला ही बड़ा होता है, लेकिन जो अहंकारी दम्भी होता है वो कभी नहीं मानता कि कहना चाह रहे हैं आपकी बात, और इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने वाला ही बड़ा होता है और महान होता है। और मैं धैर्यपूर्वक इसका जवाब देता हूं। कुछ समय पहले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मुकदमों के बारे में कह रहे थे कि कितने मुकदमे हमने कर दिए, केसेस लोगों पे कर दिए। आप जानते हैं रिकॉर्ड क्या है इंडिया में? सेडिशन केसेस का रिकॉर्ड 1 दिन का है। 2012 में, अभी मेरे बोलने के बाद लोग गूगल करके देख ले, 2012 में कुदनकुलम का जो ये पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था तमिलनाडु में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 1 दिन में 50,000 लोगों के ऊपर केस हुआ, 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 9,000 लोगों को उसमें सेडिशन के रूप में गिरफ्तार किया गया। 9,000 लोगों को 1 दिन सेडिशन के आरोप पे गिरफ्तार किया गया। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है सेडिशन केस का, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। और सही बात है, जो लोग ये टुकड़े टुकड़े की बात करेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जो लोग यहां दंगे कराएंगे, आपको क्या लगता है? भले राहुल गांधी उनके साथ खड़े हों, भले ही सोनिया जी उनका साथ देती हो, मगर ये मजबूत सरकार है, उनके खिलाफ केस होगा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा हमारी तो दम्भी सरकार है, बहुत ही अहंकारी सरकार है। देखिए सौरभ जी, मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ और बहुत ही इमोशनली कह रहा हूं। ये कुछ लोग इनको लगता था कि एक राज परिवार है, इनको लगता था कि ये जो भारतवर्ष है इनकी बपौती है। आप याद करिए संजय बारू जी की किताब थी। संजय बारू खुद कांग्रेस पार्टी के चीफ मीडिया एडवाइजर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। उन्होंने किताब में लिखा था कि सोनिया गांधी एनएससी की चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, फाइल उनके यहां साइन होने आते थे, वो फाइल पढ़ नहीं पाते थे बेचारे प्रधानमंत्री, कि पुलक चटर्जी जो सेक्रेटरी थे वो फाइल छीन करके सोनिया गांधी के पास ले जाते थे। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इनके परिवार के पास था। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, राजीव जी के बाद सोनिया जी के रहते रहते राहुल जी, प्रियंका जी। ये क्या मजाक बना रखा है? आज एक साधारण, आपने प्रधानमंत्री जब पहली बार यहां पर कैंपेन कमेटी के चीफ बन के आए मोदी जी, उनको कहा तू चाय बेच, जाके बाहर जाके चाय बेच, तेरी हिम्मत कैसी है, तू प्रधानमंत्री बन जाएगा। आज वही उसी घर के लोग, उसी राजतंत्र के लोग यहां एक्टिंग कर रहे हैं चाय पत्ती तोड़ने की। आपने एक चाय वाले का अपमान किया था, आज आपको एक्टिंग करनी पड़ रही है कि हाँ हम भी चाय के साथ हैं। भाई साहब, ये अहंकार नहीं है। पहली बार आम व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया है राजतंत्र के खिलाफ, पहली बार। और ये इमरजेंसी की बात करते हैं, किसने पुतला फूंका कल गुलाम नबी आजाद का?
कांग्रेस पार्टी जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, इन्हीं के नेताओं ने इनको कल कालिख मला इनके मुंह के ऊपर। राहुल गांधी के लिए जब कहा कि भैया ये आप जो आईएसएफ के साथ अलायंस कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि आप गुलाम नबी आजाद के पुतले फूंक दो। ये आपकी अभिव्यक्ति क्या इमरजेंसी आपके घर के अंदर लगी हुई है साहब? ये G23 क्या होता है? ये G23 कोई बीजेपी के हैं क्या? ये आप ही के हैं? संबित जी एक बात का जवाब दिया। अखिलेश जी, आपने ताना मारा इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, अपनी मर्जी से पूछ रहा हूं उनसे, ठीक है? हाँ, ये आपने कल भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कांग्रेस पार्टी फ्रिंज पार्टी बन गई है, देश में अब कहीं भविष्य और अस्तित्व नहीं बचा कांग्रेस पार्टी का। आपने अभी अभी कहा कि राहुल गांधी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है। फिर उस कांग्रेस पार्टी का या उस राहुल गांधी का कुछ कहना, कोई बयान उनका देना, वो आप लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है? आपकी पार्टी इतना रिएक्ट क्यों करती है जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं? चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मैं इसका बहुत ओपनली जवाब देता हूं। नंबर एक, देखिए हम भारत की राजनीति में हैं। आज ऑल सेड एंड डन हम 303 सीट के साथ हो सकते हैं, हाँ ये केवल 52 सीट के साथ हो सकते हैं, मगर आज भारत का मुख्य ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी की पार्टी है। राहुल गांधी जी अभी भी सांसद हैं और पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भविष्य में भी कांग्रेस इनको अध्यक्ष बनाने वाली है। तो हम क्या अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी भी ना करें, रिएक्ट भी ना करें, हटा दे? कल राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी हटा दे, हम तो भूल ही जाएंगे। वैसे भी राहुल गांधी 30 सेकंड में सो जाते हैं, हम तो भूल ही जाएंगे कि कोई राहुल गांधी थे। अरे कांग्रेस कल समाप्त हो जाए, कल 0 सीट आ जाए, हम तो कांग्रेस पार्टी का क भी नहीं लेंगे। वैसे भी अभी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंटने वाला है, कांग्रेस एफ और कांग्रेस फुरफुरा और कांग्रेस G23। राहुल गांधी के जो बयान का हम तो बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, उनके बयान का जो दूसरा हिस्सा था उसको भी चर्चा में लाएं। अखिलेश जी, आप जवाब दीजिएगा और उस पर भी बोलिएगा। मैं इनका पहले जवाब दे, आप हाँ ये भी दीजिएगा और फिर जो दूसरा हिस्सा वो सुन लीजिए, एक साथ बोल लीजिएगा। अब उन्होंने जितना वो नरेंद्र मोदी के ऊपर, इनकी सरकार के ऊपर बोलते हैं, उतना आरएसएस के ऊपर भी बोलते हैं, बल्कि वो आरएसएस को ज्यादा बड़ा खतरा देखते हैं देश के लिए। उन्होंने उसकी तुलना कर दी पाकिस्तान के मदरसे चलाने वाले जिहादी संगठनों के साथ। इस पर बीजेपी के लोग आज ये कह रहे हैं कि आप क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर दे रहे थे जब आप तुलना कर रहे थे आरएसएस से? देखिए, अभी संबित पात्रा ने, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर कमेंट करते हुए कहा, अरे भैया संबित पात्रा जी, वो आपके आरएसएस के कृपा पात्र पे नहीं प्रधानमंत्री बने थे कि उन पे आप ओछे आरोप लगा रहे हैं। उनको इस देश की जनता ने चुन के बिठाया था। 70 सालों तक आपको बाहर बिठा रखा था उसी जनता ने, और उन्हें चुना था। और इस तरह से चुने हुए लोगों का आप ही अपमान कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी आस्था नहीं होती उसी तरह करता है। और घराना और परिवार तो एक ही है, वह संघ परिवार, जो इस देश के लिए और इस समाज के लिए, जो भारत के लिए खतरनाक है। देखिए सौरभ जी, जो भी जब से ही आए हैं सत्ता में आदरणीय मोदी जी, उसके पहले की बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वहां फिर भी बेहतर था अटल जी का जो एरा था। अगर आप असहमत हैं, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, जो भी हो, और अगर आप वोट भी नहीं दे रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान चले जाओ। आप आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप चीनी हैं, और जितने भी तरह के देशद्रोह के शब्दों से नवाज सकते हो नवाजते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर विरोध करने वालों को कांग्रेस पार्टी या किसी और ने इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए, या गांधी जी या उस समय जो लोग ये लोग करते थे, कुछ बातें की, तो ये लोग कहां होते? लेकिन नहीं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। लेकिन ये नहीं मानते हैं, इनको बस निंदा नहीं पसंद है। उसका कारण क्या है? हर नकारा व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति योग्य से डरता है। जैसे अंधेरा उजाले से डरता है, कद्दावर कद वाले से डरता है, योग्य अयोग्य से डरता है, सच्चा बेईमान जो है वो सच्चे से डरता है। यही कारण है। और अयोग्य व्यक्ति जब योग्य व्यक्ति से नहीं लड़ पाता है, तो उसका पहला धर्म होता है, ये शाश्वत धर्म निभाता है, वो धर्म ये होता है कि ये रिमर फैलाना शुरू करता है, फोटोशॉप, कष्ट पेट आदि इत्यादि इत्यादि, कि ये योग्य नहीं है। ये अयोग्य व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं होती कि वो अपनी योग्यता से उन्हें मीट कर पावे, बचा सके। और मोदी जी ने कैसे कैसे शब्दों का सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए प्रयोग किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं। मेरे भी प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, किस तरह से महिलाओं के लिए, किस तरह से और बातों के लिए ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भाषा उन्हें मुबारक हो। और आज किस प्रकार से सारे इंस्टीट्यूशंस, किसी से बात कर लीजिए, जो संविधान के ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जो पावर ऑफ बैलेंस बना के रखते हैं, वो क्या आज आजाद हैं, स्वतंत्र हैं?
ठीक है। यही तो राहुल जी ने कहा, नहीं ये तो यही ठीक तो है, उन्होंने बात कही है। जो बात ये आप कह रहे खतरनाक हैं, जो बात आप कह रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल चर्चा लगती मैं जवाब है। देता जो राहुल जी ने कहा ये वो पॉलिटिकल चर्चा नहीं है, देश की चर्चा है। सर पॉलिटिक्स भी देश के लिए कर रहे हैं आम ना, आदमी महसूस कर रहा है। आप पॉलिटिक्स देश के लिए कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए इसको पॉलिटिकल चर्चा अरे कहा। भाई मेरा सवाल सुनिए, सुनिए। ट्वीट कर देने से पत्रकारों को जेलें हो गई हैं। अरे आप सुन लीजिए नहीं सर, हो पाई हैं, यूपी सुन में लीजिए। गिना रहा हूं, आप अभी इस दिल्ली बात की को बात 10 नहीं बार कर रहा हूं कहेंगे, मैं भी 10 बार जवाब दूंगा। अगर 100 इनकी तरफ से बोलते हैं, 100 आपकी तरफ से बोलते हैं, कोई इसमें कहीं कोई ये संशय देखिए, नहीं है। अब इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, हमारे तरफ से कोई बोलने वाला आप पत्रकार छोड़ को बताइए दीजिए, कि नाम ना उसके लेना ऊपर मुझे अच्छा मुकदमे लगेगा हुए ना और जेल आपको अच्छा भेजा गया लगेगा। हो कभी? अब छोड़िए उस बात को, नहीं, हमारे तरफ हम आज के सब्जेक्ट पर रहें। अखिलेश जी प्लीज प्लीज, मैंने कहा आपने जो बोला वो बात एक चर्चा की बात है, उस पर हम बहस भी कर सकते हैं। आप चर्चा अरे आप की सुन बात है, लीजिए, फैक्ट है। सुन लीजिए। अरे आपके लिए भैया, फैक्ट है, फैक्ट किसी है, और के लिए चर्चा नहीं की भी हो बात सकता बता रहे ना। हैं। जो आपके लिए फैक्ट है जरूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, इसीलिए हम इस पर बहस कर मेरे रहे लिए हैं। अडवाणी जी ने भी यही कहा है। लेकिन अगर आप अडवाणी जी ने भी यही इनकी कहा है। सरकार को आरएसएस जसवंत को सिन्हा जी ने भी यही कहिए, कहा है। आप कहिए इनकी सिर्फ सरकार मैंने को नहीं ये कहा। असहिष्णु सरकार है, पहली बात ये अपने आप दम्भ को भरी सुधार सरकार है। लीजिए। पहली बात अपने आप को आप करेक्ट कर लीजिए जी। कि जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, वो बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं या देश के जितने और भी नेता हैं। मेरे लिए इस वक्त जिस जो फील्ड आप के लोग पार्टी हैं, के प्रवक्ता के वो तौर भी पे कर कह रहे हैं वही हैं। मायने रखता है। आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही की बात इस वक्त सुनी जा रही है। मैं आपकी बात का ही जवाब ले सकता हूं, हमारी सुनी जा रही है, लेकिन अब सुनिए हम मेरी पहले बात नहीं को। हैं। अब आप ऐसे बहुत लेकिन समय हम ले रहे पहले नहीं हैं, हैं, फिर आप लोग कहेंगे मैं कह आपको रहे हैं। टोक रहा हूं। अब आप सवाल नहीं सुन रहे मेरा, मैं एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं। आप इनको कहिए कि ये आप कहिए कि असहिष्णु है, ये लोगों की सुनते नहीं है, ये संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, फलाना फलाना, जो मर्जी आरोप लगाइए, वो अलग बात है। लेकिन इनकी तुलना किसी आतंकवादी से कर देना, मैं ये जो तुलना हुई है इसकी बात कर रहा हूं। किसी भी विषय पर इनकी तुलना आतंकवादी से कैसे हो सकती है, या किसी भी पॉलिटिशियन की? देखिए, एक शिक्षा पद्धति या ब्रेन वॉश की पद्धति की बात उदाहरण दी गई है। क्या वो ये नहीं करते हैं? इनके लोग क्या करते हैं, कैसी बातें करते हैं और किस तरह की भाषा का और आचरण का प्रयोग करते हैं? अभी कोई बचा है क्या? इसको दुविधा है क्या? नहीं, आप सेकंड कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जो कहा इनकी तुलना पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से किया, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आरएसएस की क्या मेंटेलिटी है, आरएसएस क्या करती है, ये किसी से बचा है क्या? आप आरएसएस और आतंकी संगठनों की तुलना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं जनाब। देखिए, मैं एक पद्धति की बात हो रही है, आतंकी संगठन की बात है, एक पद्धति जो विचारधारा की ट्रेनिंग या पढ़ाई भी ब्रेन वॉश करते हैं, आरएसएस भी ब्रेन वॉश बात हो रही है। अब इसका जवाब ले लें, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है आरएसएस के ऊपर जो राहुल गांधी ने बोला। आप जो है सिर्फ जो सहमत नहीं है उसको ट्रेन कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है, वो गैर हिंदू है, संबित पात्रा जो वोट नहीं दे रहा उसको किस तरह की भाषा, जो गोली मारो सानों को की आजादी है, दिया जाए प्लीज। चलिए, बहुत समय तो मेरी आपकी बात में चला गया, बोलिए संबित पात्रा। देखिए, एक बहुत गंभीर मसला है, ये पहली बार नहीं है। 2 साल पहले लंदन में जाके आरएसएस की जो कंपैरिजन होती है, आरएसएस की तुलना राहुल गांधी ने आईएसआईएस और मुस्लिम ब्रदरहुड से किया था, आज पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कर दिया है। देखिए, ये किस लिए हो रहा है मैं समझाता हूँ। ये वही कांग्रेस पार्टी है, वही राहुल गांधी है, यही सोनिया गांधी है जो हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करना चाहते हैं। इनको कभी सुना है कि पीएफआई को आतंकवादी कहते हैं? कभी सुना है कि फुरपुरा शरीफ के जो मौलाना आए हैं, जो 50 करोड़ लोगों की मृत्यु चाहते थे, जिनकी आईएसएफ पार्टी है, जिनके साथ गठबंधन हो रही है, उनको आतंकवादी का? कभी सुना कि पीएफआई के एसडीपीआई जिनके साथ कर्नाटक में इनकी गठबंधन थी, उसको आतंकवादी कहा? कभी सुना आपने कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि केरल में है और जमाते इस्लामी का फ्रंट है, जिनके साथ इनका गठबंधन है, उसको आतंकवादी कहा हो? नहीं कहेंगे, क्योंकि बंद कमरे में राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। इनको तो हर हिंदू आतंकवादी नजर आता है। ये तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, अफजल गुरु के लिए तो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो इनसे आप सोच रहे हैं ये तो मंदिर के खिलाफ वाली पार्टी है, ये क्यों आरएसएस और हिंदुओं के लिए अच्छा कहेंगे? इनसे अपेक्षा करना उचित नहीं है। अब मैं इनका जवाब देता हूं। देखिए, आपने कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य होता है, जब उसके सामने कोई योग्य व्यक्ति आ जाता है और वो जानता है कि वो योग्य व्यक्ति से जीत नहीं सकता है, तो वो व्यक्ति र्यूमर फैलाता है, झूठ बोलता है और बरगलाने की कोशिश करता है। आपने भी नाम नहीं लिया, मैंने भी नाम नहीं लिया, मगर पूरी दुनिया समझ गई कि अयोग्य व्यक्ति कौन है और ये योग्य व्यक्ति कौन है। और ये अयोग्य व्यक्ति डर के र्यूमर फैला रहा है और ये पूरी दुनिया समझ
समझ गई, आपने भी नाम नहीं लिया, मैंने भी नाम नहीं लिया, मगर दुनिया समझ गई। तीसरी बात, आपने कहा ट्वीट करने पर जेल होता है। अरे आपके समय पर तो कार्टून बनाने पर असीम त्रिवेदी को जेल हो गया था, केवल कार्टून बनाने पर। चौथी बात, आपने कहा कि ये मनमोहन सिंह और बाकी प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री थे, किसी के कृपा पात्र के प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहिए। ये मोदी जी को क्या हिंदुस्तान की जनता ने नहीं तो क्या मंगल ग्रह की जनता ने चुना है? और क्या चुने हुए प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी? मनमोहन जी लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे, आपको याद दिला दूं। रिमोट कंट्रोल उनका सोनिया जी के हाथ में था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनके लिए कहा गया था। और उनका सबसे बड़ा अपमान किसी ने किया था तो ऑर्डिनेंस फाड़ करके राहुल गांधी ने किया था। और अंत में मैं आपको खुल के बताता हूं, आज एक बड़ा विषय हुआ है गुजरात के चुनाव में, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हुआ है? कोई इमरजेंसी के कारण नहीं हुआ है। वो पीपी वर्सेस पीपी, पन्ना प्रमुख वर्सेस पार्टी प्रमुख। हमारे यहां पन्ना प्रमुख तक बना हुआ है। 25-25, 30-30 हमारे जो वहां के परिवार है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस सब इनके यहाँ तो पार्टी प्रमुख तक नहीं है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बता दूं, उसके बाद राहुल गांधी का एक कहना है कि देश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर सब जगह आरएसएस अपनी जड़ें बनाती जा रही है। उन्होंने एक उदाहरण देकर के कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम सत्ता में तो दोबारा लौट आएंगे, लेकिन ये अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं, चीफ मिनिस्टर होते हुए हमारी नहीं सुनते थे, ये सब आरएसएस के लोग हैं। तो राहुल गांधी को लगता है देश के हर इंस्टीट्यूशन के अंदर आरएसएस घुस गई है। अखिलेश जी, नहीं, वो तो दिख रहा है। आज भी यूपी में जितने मिनिस्टर हैं आरएसएस के लोग बैठे हैं, दिल्ली में जितने मिनिस्ट्री हैं उसमें आरएसएस के लोग बैठे हैं और वो मिनिस्ट्री को चलाते हैं। और ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, याद करिए जंग आजादी में आरएसएस की भूमिका क्या थी? क्या थी? इस देश के साथ गद्दारी करने की तो थी। अंग्रेजों के साथ क्यों दे रहे थे? नाथूराम गोडसे कौन था? क्यों नहीं बोलते नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद? ये कौन है? ये जिसको बताते हैं कि पाकिस्तानी फना परस्त कश्मीर में उनके साथ सरकारें बना रहे थे और बगल में आदरणीय मोदी जी बैठे हुए थे, वहां के मुख्यमंत्री पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को धन्यवाद दे रहे थे। अब मोदी जी सुन रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव कराने, हमारे यहाँ चुनाव कराने में पाकिस्तान को मैं धन्यवाद देता हूं और वहां के आतंकवादियों को धन्यवाद देता हूं। मोदी जी खामोशी से सुन रहे थे क्योंकि सत्ता चाहिए थी। वहां पे फौजियों पे मुकदमे लिखाए जा रहे थे, फौजियों पे पत्थर मारने वालों से मुकदमे वापस लिए जा रहे थे। ये राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी कई और नेताओं का नाम ले सकता हूं जो शीर्ष पदों तक गए, जिनकी गवाहियों से लोगों को सजाएं हुई है इस देश के फ्रीडम फाइटरों की के खिलाफ गवाहियां दी अंग्रेजों के पक्ष में। तो ये इस बंगाल के पीसीसी अध्यक्ष ने क्या कहा राम के बारे में? ये राम भक्त हैं, क्या कहा राम के बारे में, भगवान राम के बारे में, माता दुर्गा के बारे में क्या कहा? वहां पे जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसके बारे में क्या कहा? यही ना कहा कि मंदिर नहीं उनका महल बन रहा है। कहा राम भगवान नहीं, अवतार नहीं, वो मर्यादा पुरुष है, कोई अवतार मानता तो हमको आपत्ति नहीं। उस पार्टी के लोग हैं ये जो सत्ता के लिए, और ये हिंदू है ही नहीं है, सनातन हिंदू है नहीं आरएसएस। अगर कोई ये कहे कि जो अध्यक्ष है बंगाल के, उन्होंने जो कहा है हम उनकी निंदा करते हैं, उनको हटावे अपनी पार्टी से। अच्छा ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं, भगवान नहीं है राम। ठीक है, अच्छा आप आरएसएस की सोच को सनातनी हिंदू सोच नहीं मानते। राम के प्रति उस तरह के वो कह रहे हैं कि आरएसएस की सोच रखने वाले असल हिंदू नहीं हो सकते। अरे भाई तो कहे ना, ये आरएसएस का तो प्रदेश अध्यक्ष मैं जवाब दे दूं, ये सवाल मेरे से था। उसने उस जवाब दे रहे हैं आपको, सुन लिया आपका सवाल अखिलेश जी, उन्होंने जवाब दे रहे हैं आपको। 3 दिन तक कैमरे में कृपया करके मैं जवाब दे दूं सौरभ जी, मैं के बारे में जो जवाब दे लीजिए अखिलेश जी। अभी तक ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, क्यों नहीं गया? जी जरूर, आपने पूछ लिया जवाब। सौरभ जी उसको पार्टी पर से हटाया क्यों नहीं गया? जवाब दे रहे हैं सौरभ जी, जरा आप आवाज बोलिए। मैं बोल के दूं, मैं तो कैसे जवाब दूं, आप चिल्लाते रहेंगे। अखिलेश जी सुनिए तो प्लीज। सौरभ जी आप प्लीज दुर्गा के लिए जरा शांत बोल लिया आपने, आगे बात आपकी। मैं नहीं चिल्ला रहा था सौरभ जी। नहीं तो ऐसे देखिए सौरभ जी, दो चीजें प्रदेश अध्यक्ष पे तो अंदाजा लगा लीजिए कि जी सर उसी बात का जवाब दे रहे हैं वो, उसी बात का जवाब दे रहे हैं, बोलने नहीं देना, उसी बात का जवाब दे रहे हैं। जवाब क्या कार्रवाई करने की बात है, जवाब की बात है। नहीं, इसको मैं इस वक्त कार्रवाई नहीं करवा सकता, जवाब दिलवा सकता हूं। आप बोले और इनका बकिया उधेड़े, आप इनकी आवाज को जवाब ही दिलवा सकता हूं। आप जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल किया था, प्लीज बोलिए अब संबित पात्रा। सौरभ जी देखिए, गलत बात है, कहा कि जंगे आजादी में गलत बात है। अखिलेश जी सुन लीजिए, आपने बोला आप जवाब ले लीजिए। अरे क्या सुन लीजिए, हाँ बोलिए संबित जी। सौरभ जी, पहला प्रश्न इनका था कि जंगे आजादी में हम क्या कर रहे थे। कान खोल के सुनो चच्चा जान, ये जो तुम्हारे क्वीन विक्टोरिया है ना, सोनिया गांधी, ये अंग्रेजन है,
और ये कैसे लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, पहले ये बताओ। इनके पिताजी स्टीफेनो माइनो तो, एंटोनियो माइनो के पिताजी स्टीफेनो माइनो तो मुसोलिनी के नौकर थे। मुसोलिनी के नौकर थे कि नहीं सोनिया गांधी के पिताजी, बताओ। मुसोलिनी के नौकर की बेटी ये हमसे सवाल पूछेगी कि हम भारतीय है कि नहीं। और हिंदू, ये हिंदू फिरोज खान के पोता हमें हिंदू बनाने चला है। अरे फिरोज खान का पोता हमें हिंदू बनाएगा? अरे दादा का कब्र है, तुम हमें हिंदू बनाओगे? और तुम्हारी क्वीन विक्टोरिया ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट। अरे शर्म करो, शर्म करो, फिरोज खान के वंशज, शर्म करो। तुम हिंदू बनने चले हो, तुम हिंदू बनने चले हो। भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट बोलने वाले तुम्हारी क्वीन विक्टोरिया जाके बोल रही थी कि भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, तुम हमें हिंदू सर्टिफिकेट दोगे? राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा जान जाके केस लड़ रहे थे, यहाँ हंगामा मचा रहे हैं। राज्य मंत्री ने, अंग्रेज इनका प्रेसिडेंट है, अंग्रेज के पैरों के नीचे पड़े हुए हैं और यहाँ आके नाप रहे हैं कि कौन कितना हिंदुस्तानी है। शर्म करो, जाके जाओ फिरोज खान के मजार पे और फिरोज खान के कब्र पे जाके फूल चढ़ाओ। नहीं माना इन्होंने, फूल चढ़ाओ फिरोज खान के कब्र पे जाके। इतना हल्ला मत मचाओ यहाँ पे। अखिलेश जी, ये चला है यहाँ हिंदू बनने के लिए। 3-4 मिनट का समय है, थोड़ा सा प्लीज सुन लिया, एक दूसरे की बातें सुनकर के उसका तथ्यपूर्ण जवाब दीजिए, वही अच्छा लगता है। राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये भगवान राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते थे। ये लोग हमें राम जी के बारे में सिखाने चले हैं, ये राम जी के बारे में सिखाने चले हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं, अच्छा सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए। ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे किसी की बात भी समझ में नहीं आ रही। भगवान नहीं है कोई। अखिलेश जी बात सुन लीजिए, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। अखिलेश जी बात सुनिए और समझिए आप भी प्लीज। नहीं ठीक है अखिलेश जी, देखिए की बात सुनी जाएगी। अरे बात तो सुननी पड़ेगी, आप यहाँ चर्चा करने आए ना, चर्चा करने हैं तो वो आप बोलेंगे, वो सुनेंगे, वो बोलेंगे, आप सुनेंगे। आप बताइए तो सौरभ जी डिबेट होगा। सौरभ जी, एक सेकंड, ये इमरजेंसी तो डिबेट में आपको भी पता होगा, एक सेकंड सौरभ जी, आपको भी पता होगा अभिव्यक्ति की आजादी है। राज्यसभा में पूरा सुना, ये मंत्री ने कहा कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा सौरभ जी, मैंने पूरा। अखिलेश जी, आप, मैं ये जानता हूँ आप अगर इस तरह बोलते रहेंगे तो वो भी बोलते रहेंगे। उनका बोलने का टर्न था, वो एक बार शांति से अपनी बात कह लेते, आप जवाब दे दीजिएगा, अभी समय है। वो अपनी बात क्या चुके, वो अपनी बात। अरे वो बोलना शुरू में आपने बोलने का दिया। सौरभ जी ऐसे नहीं हो सकता। आपने कहां बोलने दिया? सौरभ जी पूरा डिबेट खराब करेंगे, ये बोलने नहीं चाहते नहीं है डिबेट से। मैं आप दोनों का कमेंट लूंगा, आप उनकी बात एक बार खामोशी से पूरी हो जाने दीजिए। एक बात अखिलेश जी ने जो बात कही, जिस पर जवाब दे रहे थे संबित पात्रा, इन्होंने हिंदू होने की बात कही। इन्होंने कहा आरएसएस की सोच ये सनातनी हिंदू की सोच नहीं हो सकती, इस पर वो ऐतराज जता रहे हैं। भले इन पर आरोप लगता हो कि ये हिंदू करके वोट लेते हैं बीजेपी के ऊपर। संबित पात्रा, अब जी अब अगर आप एक दूसरे को बहुत टोकेंगे, मैं दोनों की आवाज थोड़ी कम करूंगा, माफी चाहता हूं। अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप संबित पात्रा। अब अखिलेश जी अभी इनके बाद, अखिलेश जी इनके बाद, ये गलत हो जाएगा, प्लीज बोल लीजिए। देखिए, पहले तो मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, तो आप उन्हीं की आवाज कम करिए जो बीच में बोलते हैं, नंबर 1। अब मैं कंप्लीट करूं। इन्होंने 2 सवाल पूछे। इन्होंने कहा आजादी के जंग में ये बीजेपी क्या कर रही थी, हमेशा पूछते हैं। देखिए सौरभ जी, आपके दादाजी के दादाजी, मेरे भी दादाजी के पिताजी, और देखिए ये बहुत गलत है। ठीक है, आरएसएस पे सवाल, हम बोलिए। नहीं सौरभ भाई, मैं ऐसे चिल्ला नहीं, सौरभ भाई ये गलत है। आप पहले कंट्रोल करिए डिबेट को, फिर हम डिबेट करेंगे। ऐसे नहीं, बोलिए संबित जी, बोलिए। अखिलेश जी प्लीज बोलिए। नहीं सौरभ भाई, ऐसे नहीं होता है ना। अब आप लोगों को भी इस बात में शिक्षा लेनी है, ऐसा नहीं होता। वो अगर डिबेट नहीं कराने दे तो क्या हम डिबेट नहीं करेंगे? सौरभ जी, आप टाइमर लगाइए, 1-1 मिनट का टाइम दोनों को दीजिए। आप बोलिए, अब आप बोलिए। पहली बात तो, जहां तक आजादी का जंग है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, इनका क्या अधिकार है? आपके भी दादाजी लड़ रहे होंगे, मेरे दादाजी लड़ रहे होंगे, इनके दादाजी लड़ रहे होंगे। आप बताइए, ये सोनिया गांधी के दादाजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे? ये सोनिया जी के पिताजी तो स्टीफेनो माइनो तो नौकर थे मुसोलिनी के। उन्होंने तो कहा था हेल हिटलर, और खुद जेल में गए थे बाद में, जब पूरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। तो ये खुद कांग्रेस पार्टी के इनके संजय निरुपम ने लिखा था कि वो फासिस्ट की बेटी है। आप बताइए, ये हमें सवाल पूछेंगे? और फिर हिंदू, ये फिरोज खान के जो यहाँ पर रिलेटिव बैठे हुए हैं, उनके नाती पोते, ये हमसे पूछेंगे हिंदू हम है कि नहीं? जिस सोनिया गांधी ने कहा था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट,
हिंदू आतंकवादी होता है, वो हमें हिंदू क्या होता है वो सिखाएगा? ये सिखाएंगे हमें हिंदू क्या होता है? हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है कहने वाले हमें पूछेंगे हिंदू क्या होता है? जो लोग राम मंदिर के लिए कहते थे कि राम मंदिर का बनना नहीं चाहिए, 2019 के बाद चुनाव के बाद सुनवाई होनी चाहिए, ये पूछेंगे हिंदू कौन होता है? जिन लोगों ने गोली मार के हिंदुओं को राम मंदिर के विषय में मरवा दिया, वो पूछेंगे हिंदू क्या होता है? बस ठीक है, अरे लाख गंगा में डुबकी लगा दीजिए, लाख जनेऊ कोट के ऊपर पहन लीजिए। बोलिए अब अखिलेश जी, आपका समय शुरू हो रहा है, बोलिए अब। इनको बंद। सौरभ जी, और मैं हिंदुओं से भी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चलाने वाले, अब आप उन्हें खामोश करिए, म्यूट करिए। संबित जी, सावधान जयचंदो से। मेरी बात ओके संबित जी, अब आप भी सुन लीजिएगा, मेरे पास 1 मिनट है। एक, चलिए ठीक है, बिल्कुल। अरे संबित जी 1 मिनट, संबित जी, संबित जी प्लीज, संबित जी प्लीज थोड़ी आवाज कम करिए। आप बोलिए, अब आप बोलिए, मेरा टाइम किल करें। बोलिए अब आप बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं मानूंगा कि आप सुनिए, नहीं तो उसे म्यूट करिए उस व्यक्ति को, जब मैं सुना अगर आप में साहस है तो। अरे जयचंद भेड़िए, ऐसे गोदी मीडिया से मैं नहीं बात करता, मैं आपकी बात मान करके खामोशी से चुप रहा। अगर आप उसको म्यूट नहीं कर सकते तो मैं नहीं बोलूंगा। चचा जान, आप अखिलेश जी, एक तो बात पर आपकी बात मैंने मानी। अरे भाई मानी, आपने कितनी देर मानी? आप रुकिए 1 मिनट, मैंने आपको भी म्यूट नहीं किया एक बार भी। आप बार बार बोल रहे थे, मैंने आपको भी म्यूट नहीं किया। मैं इनको भी म्यूट नहीं करना चाहता, मैं उनसे कह रहा हूं आपकी बात सुनिए। म्यूट करिए, आप सुनिए। अभी मैं आपको म्यूट कर देता, आपको कैसा लगता? वही है, मैं आपको म्यूट कर देता, बोलता हमारी आवाज दबा दी। सौरभ जी, संबित पात्रा, आप प्लीज उनकी बात आने दीजिए, अखिलेश जी की आवाज जाए। चिल्ला रहे थे अभी। देखिए सौरभ जी, ये वही है कि जंग आजादी के समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग सरकार में डिप्टी सीएम थे। अभी भी आप उसकी आवाज बंद नहीं किए हैं, आपके पीसीआर की हैसियत नहीं है। वो जो बैठा हुआ, फालतू बात मत कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, फालतू बात मत कीजिए। आप कौन होते हैं आप सब बातें करने वाले? इस डिबेट की बंद, 1 मिनट, दोनों की आवाज कम कीजिए। अब आप दोनों की आवाज कम कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, शब्दों का चयन जरा सोच समझ के किया कीजिए। वापस जाने के बाद YouTube पर ये डिबेट निकाल के देखना, और ये देखना कि आपको कितने मिनट मिले बोलने के लिए, और इनको कितने मिले। कितनी बार आपने बीच में टोका है, कितनी बार इन्होंने बीच में टोका है। बात बात पे हैसियत दिखाएंगे आप? क्या मतलब है बातें करने का आपका? कितना बोले हैं, कितना चिल्लाए हैं, कितना चिल्लाए हैं डिबेट में? कितना चिल्लाए आप डिबेट में? चिल्लाइए मत आप अपने शब्दों को जरा सोच समझ के निकाला कीजिए। समझ गए आप? अपनी जब जैसा आप करेंगे निंदा सुनना पड़ेगी आपको। आप अगर निंदा जायज करेंगे वो भी सुनेंगे, लेकिन अन्यथा करेंगे तो वापस उलट जवाब देंगे। आपको सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे मैं, अपनी बात रखेंगे। आपकी ढंग की बात सुनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे हम। कुछ भी बोलेंगे किसी के बारे में? अरे भाई, हैसियत नहीं है क्या? हैसियत नहीं है? अब क्यों संबित की आवाज नहीं आ रही है? अरे तो तुम आप माफ कीजिए, आप कितना चिल्ला रहे हैं भाई? आप कितना चिल्लाए? बीच में कितना चिल्लाए आप? में देख लेना। तब क्यों नहीं पता चला कि ये गलत है? और जितना मैंने आपको टोका उतना इनको भी टोका। सुनिए, फालतू बात कर रहे हैं। सुनिए। देखिए हमें तो और आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया? तैयार नहीं, आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया? गोदी में बैठ गए। आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया क्या? सुनिए, आपने बुलाया? मैंने जबरदस्ती बुलाया? हाथ पकड़ के लाया था क्या? हाथ पकड़ के लाया था क्या? हाथ पकड़ के लाया था क्या? लेकिन नहीं जनाब, फालतू बात कर रहे हैं। कैसे ला देंगे आप? फालतू बात कर रहे हैं। अरे अपनी बात कहने के लिए बुलाया, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, समय दे रहे हैं आपको आपकी बात कहने का। दे रहे हैं, फिजूल भी बात कर रहे हैं आप। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं क्या है? आप कर ही नहीं रहे तो क्या करूं मैं? अपने आप को देखिए आप। मैं अपने आप को सबसे फेयर मॉडरेटर मानता हूं। और सुन लो और अपनी पार्टी के लोगों से पूछ लीजिएगा आप, अपनी पार्टी के लोगों से पूछ लीजिएगा ये बात। आप मुझे अपना सर्टिफिकेट मत दीजिए। जवाब देने वाले को डिस्टर्ब करो, यही है। ये देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं आप। मैं कह रहा हूं आपने इस डिबेट को डिस्टर्ब किया, आपने इस डिबेट में शोर मचाया, आपने सामने वाले को बोलने नहीं दिया, और जब आपको टोका गया तो आपने उल्टा गलत आरोप लगाए। अखिलेश प्रताप सिंह, ये सच है। इसकी शिकायत जिससे जाके करनी है कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। संबित पात्रा आपका भी शुक्रिया। बात राहुल गांधी की हो रही थी। बहरहाल ये कई बार डिबेट में हो जाता है। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कई बार गलत बयानी कर जाते हैं। जब वो आरएसएस की तुलना पाकिस्तान के जिहादी संगठनों से करते हैं, जब वो देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों पर, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर सवाल खड़े करते हैं, जब उनकी पार्टी देश में बनी कोरोना वैक्सीन पर शक जाहिर करती है, तो नुकसान देश का होता है।
राहुल गांधी मोदी सरकार से सवाल पूछें, उनकी पार्टी के प्रवक्ता पूछें, ये उनका हक भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी बातें देश के दुश्मनों के लिए प्रोपेगेंडा का हथियार बन जाएं, ये ना उनके लिए ठीक है ना देश के लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांसद के बेटे का क्या था शूट आउट प्लान, आपको बताएंगे पंकज भार्गव। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।